तो बच्चों आप सभी का साइंस का एग्जाम मतलब 29 फरवरी को होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं साइंस में, ठीक है ना, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है ना। तो प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बोला है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। मान लो ये लेंस बना दिए उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो इससे मान लो कि ऐसे किरण निकल के ऐसे जा रही है, तो ये बिंदु क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, मतलब बिना विचलन के, मतलब सीधे गुजर जा रही है, तो वो बिंदु क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आगे देखिए बाबू, यहाँ पे अगला प्रश्न है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक है ना, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, आपकी आपका एग्जाम में नंबर छूटे ना। तो ये देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तब वक्रता केंद्र ये वाला हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना, ऐसे वक्रता केंद्र। तो बोल रहा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए, मतलब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। तो दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है। तो देखो अगर मान लो कि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाएगा ना, तो इधर से जाएगा फिर से टकरा कर उसी मार्ग में वापस चला जाएगा। तो परिवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चला जाएगा। तो कोण बाबू कितना होगा, 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चला जाएगा, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ऑप्शन मिला लो यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। ऐसे अगला प्रश्न देखिए, बोला है एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति, मतलब आंख में कोनो दिक्कत नहीं है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी हो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच में हो तब, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है ना। ध्यान से प्रश्न आपको देखना है, ट्राई करना है कि हल करें खुद, ठीक है ना। अब देखिए किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मतलब V इक्वल टू क्या होता है, I R1R, ठीक है ना, IR, ठीक है ना, IR। प्रतिरोध को 3 गुना कर दी जाए, मतलब प्रतिरोध कितना गुना, तो देखो I का मान हो जाएगा, I का मान हो जाएगा V बटे में R। देखो R गुणा में इधर गए तो बटा में, तो I इक्वल टू V बटे में R, दिख रहा है ना, I इक्वल टू V बटे में R जाएगा। बोल रहा है प्रतिरोध को 3 गुना कर दी जाए, मतलब R को 3 गुना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे में 3R, ठीक है ना। 3 गुना कर दी जाए, परिपथ में धारा होगी, तो I इक्वल टू देखो V बटे में R, यहाँ पर 3 गुना है ना, तो 1 बटे में 3, तो 1/3 हो गया, कितना, 1/3, तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो बोला है एक गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस में है। अगर माइनस में है ना तो वह अवतल दर्पण है चाहे अवतल लेंस है, तो दोनों है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही अवतल है, दर्पण भी अवतल है लेंस भी अवतल है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। किसी परिपथ में 2 ओम, मतलब किसी परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। देखो यहाँ पर श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा गया, और वो समझ लो ध्यान से, ऐसे 3 में जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 ओम है, क्या है, 2 ओम, तो ये हो गया आपका 2 ओम। बाद में क्या है, 4 ओम, तो ये हो गया आपका 4 ओम। उसके बाद से है 6 ओम, तो ये वाला हो गया आपका 6 ओम, ठीक है। में 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा कितना है बाबू, 2 एम्पीयर का, तो ये धारा I का मान कितना है, 2 एम्पीयर, ठीक है ना। बोला है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर का सूत्र होगा V इक्वल टू IR, मतलब I और R का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करो, 2 दूनी 4। देखो धारा तो यही बहेगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 4 में 2 से यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देख लो बाबू ध्यान से, ठीक है ना, जल्दीबाजी कोई नहीं है, आपको समझना है क्वेश्चन, ठीक है ना। V का मान ज्ञात करना है, तो IR मतलब 2 दूनी 4, धारा 2 ही एम्पीयर का बहेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो विभवांतर कितना आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर उत्तर देखो, आज 27 फरवरी है, आज आपका एग्जाम होगा, लेकिन पेपर से पहले पूरा वीडियो देख कर जाओ, ठीक है ना। आज आपका एग्जाम है, लेकिन पेपर से पहले आपको पूरा वीडियो देख कर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 8, 12, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, 4, 8, 12, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं बाबू, इसमें बोला है Zn प्लस H2SO4, तो ये मिलने का ZnSO4 प्लस H2, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया बाबू, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। देखो Zn क्या किया है, सबसे पहले H2 को हटाया है, H2 को हटा दिया, देखो H2 निकाल दिया, एक खुद जाकर बैठ गया, ठीक है ना। जब भी किसी को पीट पाट कर हटा कर बैठ जाया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया बाबू आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। बोला है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका नाम है धावन सोडा। कौन सा सोडा, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, धावन सोडा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, धावन सोडा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू आगे प्रश्न करते हैं। बोला है निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो क्षार धातु होता है नालिक, ये सब क्षार धातु है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, नालिक याद कर लेना, ये क्षार धातु होता है, ठीक है ना। क्षार धातु क्या होता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। नालिक तो नालिक हो जाएगा। क्षार धातु कौन सा हो जाएगा, नालिक, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये क्या होता है आपका क्षार धातु होता है। तो देखो इसमें से कौन दिया है, तो इसमें से सोडियम दिया है ना, तो सोडियम यहाँ पर हो जाएगा। क्षार धातु का ट्रिक याद करना है आपको, नालिक, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है ना। तो क्षार धातु का हो जाएगा सोडियम, ठीक है। यहाँ पर बाबू देखो बोला है हैलो एल्केन, हमें मिलाना है, तो देखिए यहाँ पर देखो हैलो से बनता है हैलोजन, हैलो से क्या बनता है, हैलोजन। और हैलोजन का ट्रिक है फूल कली बाहर आई, हैलोजन का ट्रिक यही होता है, फूल कली बाहर आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हैलोजन मतलब इसमें से कौन दिख रहा है, चारों में से कौन दिख रहा है, एफ मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन दिख गया, तो इसलिए हैलोजन है। तो यहाँ पर इसका मिलान ऐसे हो जाएगा, मतलब पहिलका का दूसरा, यहाँ पर पहिलका का दूसरा, ठीक है। अब देखिए एल्कोहल में अंत में क्या होता है बाबू, एल्कोहल के अंत में OH होता है, तो देखो ये यहाँ पर अंत में OH है, तो इसका मिलान ऐसे हो जाएगा, मतलब B का 1, A का 2, मतलब A का यहाँ पर 2, A का 2, तो A का 2, B का 1, तो A का 2, B का 1 इसी में है, तो इतने से ही हो जाएगा, A का 2, B का 1, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देख लो। कीटोन में बाबू क्या होता है, कीटोन में बीच वाला कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो यहाँ पर देखो बीच वाला कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये वाला सही हो जाएगा कीटोन का, ये वाला कीटोन, ठीक है, समझ आ रहा है ना। एल्कीन में क्या होता है, डबल बंड होता है, डबल बंड से कार्बन जुड़ा रहता है, तो ये बताइए देखो कार्बन के बीच डबल बंड पाया जाता है एल्कीन में, तो इसमें देखो कार्बन के बीच डबल बंड है, तो इसलिए क्या है, एल्कीन है। क्षार धातु बाबू क्या होता है, नालिक होता है। क्षार धातु क्या होता है, नालिक, नालिक, ये क्षार धातु होता है। नालिक दिख रहा है ये वाला, याद कर लिए, क्षार धातु क्या होता है, नालिक होता है। एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र अब समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एल्काइन, एल्केन का एल्केन, उसके बाद से एल्कीन, उसके बाद से एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है बाबू CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्काइन में आइन मतलब घटता है, तो एल्काइन में देखो इसमें घटा है, तो इसलिए ये एल्काइन का सूत्र होगा। ये तो बाबू आपका एल्कीन का सूत्र है, किसका, एल्कीन का, ठीक है ना। ये तो बाबू आपका किसका, एल्केन का, ठीक है ना, एल्केन का सूत्र है, और यह ऐसे दिया, ठीक है। समझ आ रहा है ना। केमिस्ट्री बाबू आसान है, समझ रहे हो। क्षार धातु के लिए ट्रिक आपको नालिक याद करना है। कौन सा ट्रिक याद करोगे, नालिक, ठीक है ना। तो क्षार धातु के लिए ये ट्रिक है, उसके बाद से ये IPSC नाम है, इसको आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है। तो इसमें देखो IPSC नाम दिया है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से कुछ प्रश्न भी है, उसको हम लोग करेंगे। देखिए बोला है यहाँ पर IPSC नाम बाबू, यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन डबल, बीच वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है ना, अगर बीच वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है ना, यह कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। इसका IPSC नाम लिखना है। तो कार्बन का हुआ है 1 2 3, तो 3 हुए, तो मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो इसका IPSC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। इसका देखो बाबू कार्बन
अंत में ओ एच है, इसका मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल में अंत में आल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बाबू, ऑल जोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से हो जाएगा हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, ठीक है। तो ऑल जोड़ते हैं, ये वाला उत्तर हो जाएगा हेक्सेनॉल, ठीक है ना। बताइए, मतलब समझते रहिए आईपीएससी नाम, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बाबू, अब क्रिया को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है ना, संतुलित करना। तो चलिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब क्रिया जो आपका दिया है H2SO4, ठीक है ना, उसके बाद से दिया NaOH, ठीक है ना, उसके बाद से डैट गिब्स का दिया है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है ना, यही दिया है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम बाबू 2 को दिख रहा है, तो सोडियम 2 को दिख रहा है ना, Na मतलब Na2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 को बैलेंस करने के लिए आगे गुणा करते हैं, तो 2 से हो गया। उसके बाद से बाबू हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 को है और इधर भी H के सामने 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 को है तो 2 से गुणा कर दोगे, तो हाइड्रोजन देखो 4 हो गया। अब ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन देखो 4 को और 4 को 2 को 6 को, तो यहाँ पर 4 को 4 को 2 को 6 को, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। मतलब बैलेंस करने के लिए मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या देखते हैं। ये देखिए, यह दिया है MgCl2 प्लस AgNO3, MgCl2 प्लस AgNO3, तो क्या बन रहा है, MgNO3 प्लस AgCl, ठीक है, बैलेंस करना है बाबू। Cl यहाँ पर 2 को है ना, तो Cl यहाँ पर क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे। Cl यहाँ पर 2 हो गया, तो Cl के सामने 2 से गुणा करो। Ag यहाँ पर 2 हो गया, तो Ag यहाँ पर क्या करो, Ag के सामने 2 गुणा कर लो। मतलब ऐसे ही सिंपल मतलब बैलेंस गुणा करना है, ठीक है ना। अब देखो ये बैलेंस हो गया होगा, ठीक है ना, परमाणुओं की संख्या गिन लेना, तो ये बैलेंस है, ठीक है ना। बोल रहा है मतलब इस सब क्रिया में देखो, ये वाला प्रश्न, अब क्रिया Zn प्लस H2SO4 मतलब अभिकारक और उत्पाद बताइए, ठीक है ना, अभिकारक और उत्पाद। तो ये वाला शुरू में ये वाला क्या होता है, ये अभिकारक होता है, तो ये हो गया आपका अभिकारक, दोनों अभिकारक है, ठीक है ना। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्पाद, ये आपका उत्पाद हो जाएगा। तो ये आपके अभिकारक, ये वाला उत्पाद, ठीक है ना। अब क्रिया में ये वाला क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। बताइए, आ रहा समझ में ना। केमिस्ट्री आसान है बाबू, समझ रहे हो ना, बाकी सभी आसान है, अगर मैथ में अंडर है तो आसान है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। अमोनियम क्लोराइड, तो चलिए बाबू, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है अमोनियम NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा गर्म करके इसको तोड़ा जाए, ऊष्मीय वियोजन। अगर ऊष्मीय वियोजन होगा अमोनियम क्लोराइड का, तो क्या बनेगा बाबू, यहाँ पर सबसे पहले NH3 बनता है, तो NH3 देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर N का N, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ था, 4 को, तो यहाँ पर 3 को लिख दिए, 1 हाइड्रोजन बचा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा HCl, ठीक है ना। तो ये वाला बन जाता है अमोनियम क्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन, ठीक है बाबू। बताइए, समझ आ रहा है ना, समझ आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न देखो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। लड़के इससे डरते हैं, लेकिन हम हैं तो डरना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए, प्रतिरोध के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, उसका लाभ का उल्लेख करना है। ये तो सब्जेक्टिव पेपर है। अब आगे देखो, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बाबू, सबसे पहले यहाँ पर देखो V इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, तुल्य प्रतिरोध संपूर्ण धारा ज्ञात करने के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। तो ये दिया है, फिर से ऐसे दिया है, फिर से बाबू ऐसे दिया है, ये वाला, ठीक है। ये आपका 8 ओम दिया है, ये आपका 12 ओम दिया है, ये आपका 24 ओम दिया है। ये देखो बाबू, तीनों अलग अलग रास्ता में है ना, तीनों अलग अलग रास्ता में है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे बाबू, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/24 हो जाएगा। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका यही है। अब क्या करेंगे, 1/r इक्वल टू
यहाँ पर देखो बाबू 12 8 12 24 कैल्शियम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 12 24 कैल्शियम क्या हो जाएगा 24, और 24 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 एक ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 24 में 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 में 24 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 3 2 5 1 6, तो 6/24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो r ऊपर 1 नीचे इक्वल टू में 24 ऊपर और 6 नीचे, तो r बराबर देखो 1 जब भी नीचे हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 में वो 6 से भाग दोगे तो 4 ओम, कितना आ गया 4 ओम, प्रतिरोध आपका 4 ओम निकल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो विभवांतर 8 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो क्या होता है I का मान होता है V/R, V/R। तो I का मान देखो V कितना है बाबू 8 है, R कितना है 4 है, तो कट जाएगा 2 बार में, तो I का मान कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। I का मान आपका कितना निकल जाएगा बाबू 2 एम्पियर, तो ये रह गया I का मान आपका 2 एम्पियर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे समझो, यही करेंगे कि यहाँ पर देखो अब प्रत्येक I1 का मान ज्ञात करेंगे, तो I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 का मान देखो बाबू V कितना है, V तो 8 है, तो 8 बट्टे में प्रतिरोध देखो I1 में प्रतिरोध कितना है 8 है ना, तो 8/8 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो I1 का मान कितना हो जाएगा दिख रहा है ना, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो I1 का मान देखो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ये वाला, ठीक है बाबू। I2 का मान देखो कितना हो जाएगा, I2 बराबर यहाँ पर देखो I2, तो I2 के लिए धारा कितना है बाबू, सबसे पहले देखो प्रतिरोध वोल्ट कितना है 8 है, तो 8/12, ठीक है 8/12, ठीक है 8/12, ये वाला प्रश्न देखते हो 8/12, ठीक है। तो हो जाएगा 8/12, तो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 3 12 मतलब 2/3 I2। ऐसे ही देखिए I3 हो जाएगा का I3 का हो जाएगा, I3 आपका हो जाएगा 8 बट्टे में कितना, देखो 8 तो बाबू वोल्ट है, तो वोल्ट प्रतिरोध कितना है 24, तो 8/24 भाग दोगे तो 8 का 8 8 का 24, तो I3 का मान इतना हो जाएगा, ठीक है बाबू। बताइए आ रहा है समझ में ना, तो आपको ऐसे ही समझते रहना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है ऐसे ही समझते रहना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, चलो आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न देखो, बोला निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयुक्ता लिखिए। तो परमाणु संख्या तुम लोग जानते हो कितना होता है, सबसे पहले संयुक्ता ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का संयुक्ता 2 हो जाएगा, पोटेशियम यहाँ पर पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम संयुक्ता 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है, ठीक है ना। उसके बाद से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बाबू कितना होता है 8 होता है, तो ये देखो, तो ये हो गया परमाणु संख्या, यहाँ पर संयुक्ता लिखा है, ऑक्सीजन का 2 पोटेशियम का 1, ठीक है ना। देखो बाबू क्या करना है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल जैसे HCl हो गया और एक क्षार, जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो अम्ल क्षार, तो देखो यहाँ पे H और OH हो जाएगा, तो HOH मिलकर क्या बना लेगा, जल बना लेगा, तो जल प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl, तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl, ठीक है। तो जल और NaCl, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आ रहा है बाबू सब समझ में आपको, ठीक है ना, ऐसे ही आपको समझते रहना है, ठीक है ना। बाबू विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है, तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है, तो इसका उपयोग लिख दीजिएगा विरंजक चूर्ण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, ठीक है ना, प्लास्टर करने में, हाथ तो टूटता है तो प्लास्टर करने में, ठीक है ना, ये वाला ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, ठीक है ना। उसके बाद से मिसेल क्या होते हैं साबुन वाबुन चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको, देखो सब्जेक्टिव प्रश्न है तो कराने में समय लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, इसको आपको तैयार करना है। पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब पाचन तंत्र वाला। उसके बाद विखंडन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, मतलब पुनर्जनन। उसके बाद मुकुलन क्या होता है, सब जीवाश्म क्या है, ये सब मतलब आपको तैयार कर लेना है,
ठीक है ना। वैकल्पिक गैर परंपरागत नवीन ऊर्जा से क्या समझते हैं, मतलब ये सब आपको लिखना है। पौधे में जल, खनिज, लवण, भोजन के परिवहन, ये भी आपको विस्तार से मतलब पढ़ के जाना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये वाला आपको, ये भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। पौधे में जड़ द्रव, औषधि, जल व खनिज, लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है बाबू, जाइलम के माध्यम से होता है, ठीक है ना। भोजन का मतलब फ्लोएम से, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला है एक सामान्य मनुष्य में रक्त दाब मतलब बीपी कितना होता है, 120/80। तो ये वाला सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करना है बाबू, आपको ये सब क्या करना है, तैयार कर लेना है। ये सब प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको तैयार करके जाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपका साइंस का पेपर बिल्कुल बढ़िया जाए, आपका बिल्कुल साइंस में मतलब 70 में 70 लिख कर आओ, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।